नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज बड़ी बहस में हम चर्चा करने जा रहे हैं अमित शाह के बिहार दौरे पर। जी हां, अमित शाह लगातार 19 महीने के दौरान, जब से 2020 की चुनाव हुआ है उसके बाद ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर 12 बार बिहार आ चुके हैं। 8 से 9 उन्होंने बड़ी सभा की है, लेकिन अब जो सभा का मिजाज दिख रहा है, जब से नीतीश से अलग हुए हैं तो 5 सभा उन्होंने भी की है। पूर्णिया से उन्होंने सभा का आगाज किया, पूर्णिया, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, झंझारपुर, कई जगह उन्होंने सभा की, लेकिन उस सभा में एक खास बात देखने को मिली है। वो अपने आप को बिहार के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और बिहार के लोग भी शाह के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो चीजें नहीं दिख पा रही है जो चीजें दिखनी चाहिए थी। क्या है इसकी वजह, क्या स्थिति है, क्या इसको लेकर जानकार क्या मानते हैं? वैसे बिहार में वो अब एक अलग तरीके की पिच पर खेलना चाह रहे हैं, ये भी चीजें दिख रही हैं। वो अब यादव को लेकर जो उनका प्रयोग था, उस प्रयोग से वो प्रयोग उनका मोह भंग होने लगा है। ये सारी बातें हैं, कई ऐसी बातें हैं जिन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, अमित शाह के बिहार दौरे के यथार्थ क्या है, समझने की कोशिश करें। हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, सीधा सवाल आपसे कि अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार के दौरे पर वो हैं, लेकिन बिहार में जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, कल भी ऐसी जगह पर उनकी सभा थी जो फॉरवर्ड डोमिनेटेड इलाका था, उस इलाके से आप परिचित भी हैं, लेकिन वहां भी उस तरीके का उत्साह देखने को नहीं मिला। एक सवाल ये, इसकी वजह क्या है? लगातार उनकी, अगर नीतीश से अलग हुए तो ये 5वीं रैली है, लेकिन बात बिहार की करें, 18-19 महीने में ये उनकी 7वीं रैली है। मतलब लगातार, और बिहार आने की बात करें तो ये 10वीं बार वो बिहार आ चुके हैं। लेकिन बिहार में जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, जिस तरीके से भाषण के दौरान जो उनके साथ जो जिस तरीके से वो उपस्थित लोगों को उत्साहित करते हैं मोदी की तरह, उस उत्साह में लोग साथ होकर खड़े दिखते हैं। और जैसे ही भाषण शुरू होता है, कल तो मुजफ्फरपुर में हाइट हो गया, भाषण शुरू हुआ और लोग जाने शुरू कर दिए। एक तो ये सवाल है कि बिहार क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बिहार में बीजेपी कहाँ खड़ी है। जब तक आपका संगठन, आपकी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी नहीं रहती है, तब तक दिल्ली से कोई नेता आकर के वो मोटिवेशनल फैक्टर का काम करेगा, इसकी गुंजाइश कम हो जाती है। पार्टी बीजेपी कहाँ है? बिहार में कितनी भाजपा है? मध्य प्रदेश में सत्ता में होने के बावजूद चुनावी राज्य है। अमित शाह चुनाव घोषित होने के पहले लगभग रोज जा रहे थे, कुछ दिनों तक तो ये भी हुआ, रोज जा रहे थे, लेकिन चुनाव होने के, जब चुनाव करीब आ गया, चुनाव की प्रचार चलने लगा, तब अमित शाह नहीं जा रहे हैं। तब कभी कभी किसी रैली में सतही तौर पर उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। और वहां क्यों ऐसी स्थिति है? वहां एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, 3 भाजपा की स्थिति है। और आप तो लंबे समय से परिचित है, हम सबसे ज्यादा पटना की सियासत को, नस नस को आप जानते हैं। पटना में एक नीतीश भाजपा भी है तो एक मोदी भाजपा भी है। अब कौन सी भाजपा अमित शाह के लिए उत्साहित है और कौन सी भाजपा उत्साहित नहीं है, इसका जवाब इसी में मिल जाता है। दूसरी चीज कि अमित शाह ने जिस मुजफ्फरपुर को इस बार टारगेट करने की कोशिश की है, जरा आप सोचिए, अमित शाह गए, जुब्बा सानी का नाम लिया, सबका नाम लिया मुजफ्फरपुर, लेकिन जिनके बूते भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, उनकी कर्मभूमि मुजफ्फरपुर रही है, जॉर्ज फर्नांडिस, उनका नाम नहीं लिया। वो चाहते तो जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लेकर कईयों को घेर सकते थे, कईयों को निशाने पर ला सकते थे, वो भी उनसे नहीं हो पाया। तीसरा, उन्होंने क्या किया, जो अमित शाह के अंडर में गृह राज्य मंत्री है, जिन्हें पोस्टर बॉय कहा जाता था बिहार में नई भाजपा का, मोदी भाजपा का पोस्टर बॉय, एक तरह से उनको भी कहीं ना कहीं लेट डाउन करने का काम किया। ये सवाल मतलब अब सेकंड सवाल के रूप में हम यही लेना चाहते थे। देखिए, बीजेपी बरसों बरस से
अगर आप बीजेपी का देखिए, अगर नंदकिशोर यादव से पहले से जनार्दन यादव, कौन कौन यादव को जो है इन्होंने आजमाया नहीं बीजेपी के लिए। लगातार लालू यादव के प्रादुर्भाव के बाद भी नित्यानंद राय तो बहुत बाद में आए हैं, नंदकिशोर यादव को लगातार आजमाया गया, यादव को ये लोग टिकट भी दिए गए, लेकिन कल अमित शाह ने फाइनली यादव को लेकर यूं कहे तो पूर्ण विराम उन्होंने लगा दिया कि यादव हमारे फोल्डर में नहीं है। ये एक ऐसी बात है जिसके सहारे नित्यानंद राय हो चाहे रामकृपाल यादव हो, कई ऐसे यादव, दो इनके सांसद भी यादव है और कई विधायक यादव हैं, वो सारे जो यादव की राजनीति के सहारे जो बिहार साधने की कोशिश ये कर रहे थे, क्या ये माना जाए अमित शाह ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है? ये एक्सपेरिमेंट भी अमित शाह का ही था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद यादव को प्रमुखता से बीजेपी में सामने लाना, भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बनाना, बिहार भाजपा की यादव लीडरशिप को डेवलप करना, उसको नर्चर करना, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट दरअसल अमित शाह का ही लिखा हुआ। और कल उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आप कह सकते हैं कि मान लिया कि मेरा पूरा स्क्रिप्ट, मेरी पूरी प्लानिंग फेल रही। दूसरी चीज, आप बिहार बीजेपी के फंडामेंटल्स को समझते हैं, बिहार की सियासत को समझते हैं, बिहार के समाज को समझते हैं। बिहार के समाज के बारे में एक बहुत आम सी धारणा, कहीं भी आप चले जाइए, आरएसएस या जनसंघ या बीजेपी, जिसकी भी बात करें, उसका सबसे बड़ा बैकबोन, थोड़ा कहने में अटपटा लगेगा लेकिन कार्डन आधारित पार्टियों का बिहार में सबसे बड़ा बैकबोन, चाहे वो संघ बीजेपी रही हो या सीपीआई रही, वो भूमिहार समाज रहा है बिहार में, सबसे बड़ा बैकबोन। और उस भूमिहार समाज को किनारे करने जैसा ही था कि बीजेपी यादव पर दांव लगा रही थी। अब न तो ये मिला और न ही वो लॉयल रह पाए। कांग्रेस ने 3 प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार बना दिए, यूपी, बिहार, झारखंड में भी शायद भूमिहार ही है। ये स्थिति कर दी है आज की तारीख में। अब बीजेपी को लग रहा है कि ये तो आने से रहे, वो भी हाथ से खिसकते जा रहे हैं। तीसरी चीज, बीजेपी ने दांव लगाया बिहार में ठाकुरों पर, राजपूतों पर। अब जिनके डीएनए में, गांव गांव में आप देखते हैं कि समाजवाद घुसा हुआ, उस पर दांव लगाने के बाद अब नीतीश कुमार भी उसी पर दांव लगा रहे हैं। उनकी ओल्ड कंस्टिट्यूएंसी है, जिस समय समता पार्टी का फाउंडेशन पड़ा तब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समता पार्टी या जेडीयू का रहा। अब बीजेपी के पास रास्ता क्या? अमित शाह ने कह तो दिया कि यादवों और मुसलमानों, लेकिन यादव, मुसलमान और नीतीश कुमार की बिरादरी को जोड़ दे तो बिहार की 1/3 से ज्यादा आबादी होती है। और कल एक तरह से अमित शाह ने मान लिया कि हमें 60, 62, 64% में ही खेलना है, उसके आगे हम खेलने की स्थिति में नहीं है और उसी में हमें अपने रन बनाने। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में थे तो 80-20, 80-20 इन्होंने किया। बिहार में इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, अब 36-64 या 35-65 ये करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति कर ली कि जो 32-33% मराठा है और 11-12% मुसलमान है, यानी 45% को छोड़ के हम 55 में खेलने की कोशिश करें, भाग्य भरोसे उस 55 में जितने आ जाए। तो ये कोशिश जो बीजेपी की है एक तरह से अब फेल होती जा रही है। और बीजेपी की राजनीति को आप देखें, जहां मुसलमान है वहां मुसलमान है ही उनके विरोधी, वहां मुसलमान को मोहरा बनाते हैं। और जहां मुसलमान को मोहरा बनाने से काम नहीं चलता, वहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी एक मुसलमान ढूंढ लेती है। डोमिनेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी को इकट्ठा करना, ये बीजेपी के सक्सेस का सबसे पहला रास्ता दिखता है इसमें। मराठाओं के खिलाफ गैर मराठा इकट्ठा करो, हरियाणा में जाटों के खिलाफ गैर जाटों, यादवों के खिलाफ गैर यादव, ये सारा खेल बीजेपी खेलती रही। और बिहार में फिर लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति है कि जहां बीजेपी समता पार्टी से अलायंस के पहले खड़ी थी, 1995 या 94 का साल आप कह सकते हैं, उस बेस लाइन, बेस ईयर को अमित शाह ने बीजेपी को फिर उसी बेस लाइन पर ले जाने का फैसला किया। कास्ट सेंसस एक फैक्टर है। कास्ट सेंसस फैक्टर में आप देखें कि क्या कहा कि अति पिछड़ों की जनसंख्या कम दिखाई। अति पिछड़ों की परिभाषा को केंद्र के लेवल पर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके पहले केंद्र तो तय करे। बीजेपी तो इसमें अपनी अति पिछड़ों की गंगा में अपना हाथ धोने की कोशिश करे, तब तो अति पिछड़े की राजनीति करने की एक नेचुरल क्लेमेंट बन सकती। अभी क्या आप कह रहे हैं अति पिछड़ा सिर्फ इसलिए कि यादव का डर दिखाए, तो वो डर तभी कामयाब होगा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर होते। और बीजेपी की बदकिस्मती है
कि नीतीश कुमार आगे का कोई नहीं जानता, लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। यानी जब तक आखिरी दौर की वोटिंग होगी लोकसभा की, अति पिछड़ों के पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, न कि तेजस्वी परिवार या लालू परिवार सत्ता में होगा, कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का आप फायदा उठा सके। यही कोशिश 2015 में हुई थी। हाँ, तो क्या ये माना जाए कि अब एक अमित शाह जो दाव लगातार यादवों पर लगा रहे थे, अब उन्हें ये समझ में आने लगा कि बिहार में भी जो है अब उस यादव और मुसलमान की पॉलिटिक्स से इतर, मतलब यादव को उचारे इसी तरह से थे, उससे इतर अब जो बाकी जो कास्ट है उन पर हम दाव लगाएं। बाकी कास्ट पे दाव लगाने के लिए उनके पास है क्या? किस पे दाव लगाएंगे? खुद बीजेपी के लोगों ने हर जाति में नेता बना दिया। मुकेश सहनी को नेता बीजेपी ने बनाया, नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। और वो मुकेश सहनी कास्ट सेंसस के बाद अब नीतीश कुमार की भाषा बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी को नेता बीजेपी ने बनाया, नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। नीतीश कुमार ने एक स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन नेता इन्होंने बनाया। वो अब आंख दिखा रहे हैं कि हमें सीटें चाहिए। चिराग पासवान को जनता दल के फोल्ड से बाहर लाकर एक जाति विशेष का नेता रामविलास पासवान और उनके बेटे को, ये बीजेपी की कृपा से संभव होगा, ये बीजेपी की कृपा से होगा। तो हर जाति में नेता बनाते जा रहे हैं, और जो नेता बनता है वो अपनी स्वतंत्र पहचान विकसित कर लेता है, वो बार्गेनिंग के मोड में बात करता है। कितनों से बार्गेन करेंगे? जी हाँ, वो भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी में है। सम्राट चौधरी पर दांव लगाकर बीजेपी ने क्या हासिल किया? यही हासिल किया ना कि बिहार की सभी पार्टियों में घूम कर आए सम्राट चौधरी। अब किसी दिन किसी दूसरी पार्टी का भी रुख कर लेंगे। चेहरा तो इन्होंने बना दिया, जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के भी चेहरे नहीं बने थे उनको पूरे बिहार का चेहरा बना दिया। तो ये दिक्कत बीजेपी के साथ आ रही है कि लॉयल्टी के फैक्टर पर, उस फैक्टर को अगर आप कसौटी पर रखकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने संघ से जुड़े लोगों को दरकिनार किया और मौसम वैज्ञानिकों को तरजीह दी। और मौसम वैज्ञानिकों को तरजीह देने का नतीजा यह हुआ कि बिहार भाजपा, जिसको कई सारे पत्रकार व्यंग से भूजपा कहते हैं, भूपेंद्र जनता पार्टी, उस भूजपा भी काम की नहीं रही और भूजपा ने भाजपा को भी खत्म कर दिया। ये बिहार भाजपा की स्थिति है। अमित शाह करे तो क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, सभी बिंदुओं पर उन्होंने अपनी राय रखी है। और एक बात जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार को लेकर शाह की अभी तक की जो भी रणनीति रही है, वो रणनीति अब बदलती हुई दिख रही है। और ये बदलाव एक नई तरीके की राजनीति की तरफ खींचने की कोशिश है। और नीतीश की वजह से जो बेचैनी है, वो बेचैनी भी साफ दिख रही है। और यही वजह है कि अब वो MY समीकरण को टक्कर देने के लिए अति पिछड़ों को गोलबंद करने की कोशिश की शुरुआत की है। देखिए क्या होता है आगे आगे। देखिए, इतना तय है कि जिस विषाद को बिछाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं शाह, उस विषाद का कितना सार्थक परिणाम निकलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन शाह की बेचैनी ये जरूर दिखा रही है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।